नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन में ड्राउट इन नंबर्स 2022 रिपोर्ट जारी की गई। उच्चतम न्यायालय ने सरकार की इस दलील की आलोचना की कि केवल राष्ट्रपति के पास ही क्षमादान की शक्ति है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन से संबंधित मामलों पर सलाहकार पैनल का गठन किया। दूरसंचार विभाग ने 5G ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क परीक्षण के लिए VVDN के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। वैवाहिक बलात्कार को अपराध मानने पर दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने अलग निर्णय दिया। सेनाध्यक्ष ने कहा, एकीकृत युद्ध समूहों का निर्माण करने संबंधी विचार विमर्श पूर्ण हो चुका है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो इस अंक की शुरुआत हम करते हैं पेपर 3 के टॉपिक पर्यावरण से। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन में ड्राउट इन नंबर्स 2022 रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में विश्व के 196 देशों में जीवन और आजीविका पर सूखे और इसके प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। साथ ही इस आकलन के भाग के रूप में एक वैश्विक सूखा सुभेद्यता सूचकांक भी जारी किया गया है। और आइए अब बात करते हैं इस रिपोर्ट की मुख्य निष्कर्षों के बारे में। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2000 के बाद से सूखे की संख्या और अवधि में 29% की वृद्धि हुई है। वर्ष 1970 से 2019 तक मौसम, जलवायु और जल संबंधी खतरे 50% आपदाओं और आपदाओं से होने वाली 45% मौतों के लिए जिम्मेदार रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं में सूखे की भागीदारी केवल 15% है, लेकिन वर्ष 1970 से 2019 के दौरान इसके कारण सबसे ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। वर्ष 1998 से 2017 तक सूखे के कारण विश्व को लगभग 124 अरब अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वर्ष 2022 में 2.3 अरब से अधिक लोग जल संबंधी संकट का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट में भारत के लिए कुछ निष्कर्ष भी जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2020 और 22 के दौरान देश का लगभग 2/3 भाग सूखे से प्रभावित रहा है। भौगोलिक रूप से भारत की सूखे से संबंधित सुभेद्यता की तुलना उप सहारा अफ्रीका की सूखे से संबंधित सुभेद्यता से की गई है। गंभीर सूखे के कारण वर्ष 1998 से 2017 के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2 से 5% तक की कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 68% से ज्यादा क्षेत्र सूखे के प्रति सुभेद्य है। इसके अलावा नीति आयोग की एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अपर्याप्त जल और अपर्याप्त स्वच्छता की वजह से भारत में हर वर्ष लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में भारत में सूखे को कम करने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे कि वर्षा सिंचित या निम्नीकृत क्षेत्रों और बंजर भूमि के विकास के लिए एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम को आरंभ किया गया है। राष्ट्रीय जल नीति 2012 के तहत बाढ़ और सूखा जैसी आपदाओं से निपटने के लिए तैयारियों पर जोर दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने भारत का मरुस्थलीकरण और भूनिम्नीकरण एटलस जारी किया है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य पर्याप्त मात्रा में और निर्धारित गुणवत्ता वाले पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। उच्चतम न्यायालय ने सरकार की इस दलील की आलोचना की है कि केवल राष्ट्रपति के पास ही क्षमादान की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी AG पेरारीवलन की क्षमादान याचिका पर सुनवाई के दौरान की है। केंद्र सरकार ने ये दावा किया था कि AG पेरारीवलन के क्षमादान पर निर्णय लेने की अनन्य शक्ति राष्ट्रपति के पास है, न कि तमिलनाडु के राज्यपाल के पास। आइए अब आपको समझाते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बीच की तुलना। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति संविधान के अनुच्छेद 72 में है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान करने का अधिकार देता है। वहीं राज्यपाल की क्षमादान शक्ति संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत है। राष्ट्रपति किसी संघीय कानून के खिलाफ अपराध के लिए दिए गए दंड या सजा के मामले में, इसके अलावा कोर्ट मार्शल द्वारा दिया गया दंड या सजा के मामले में और मृत्युदंड के मामले में क्षमादान कर सकता है। वहीं राज्यपाल राष्ट्रपति से 2 मामलों में अलग है। राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजाओं को क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि राज्यपाल मृत्युदंड का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है।
राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में शामिल है क्षमा यानी पार्डन। इसमें सजा और दोष सिद्धि दोनों को समाप्त कर दिया जाता है और अपराधी को पूरी तरह से दोष मुक्त कर दिया जाता है। दूसरा है लघुकरण यानी कम्यूटेशन। इसमें सजा की प्रकृति को बदलते हुए कठोर सजा को हल्की सजा में बदल दिया जाता है। तीसरा है परिहार यानी रिमिशन। ये सजा की प्रकृति में बदलाव किए बिना सजा की अवधि को कम कर देता है। चौथा है विराम यानी रेस्पाइट। इसमें विशेष परिस्थितियों की वजह से मूल सजा के बदले कम सजा दी जाती है। इसके अलावा है प्रविलंबन यानी रिप्रीव। इसमें किसी सजा विशेषकर मृत्युदंड को अस्थायी अवधि के लिए टाल दिया जाता है। अगली खबर संचार और प्रौद्योगिकी क्षेत्र से। दूरसंचार विभाग ने 5G ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क परीक्षण के लिए VVDN के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की एक तकनीकी शाखा है। इसने दूरसंचार उपकरण निर्माता VVDN टेक्नोलॉजीज के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के माध्यम से 5G ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। इस समझौते का उद्देश्य ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क यानी ORAN से संबंधी अनुसंधान, नवाचार, घरेलू डिजाइन और विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देना है। ये समझौता ORAN के क्षेत्र में काम कर रहे पंजीकृत स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को सुविधा प्रदान करेगा। इसके तहत वे ORAN घटकों के बीच अंतर संचालन के लिए VVDN की मौजूदा प्रयोगशाला में अपने उत्पाद का परीक्षण कर सकेंगे। RAN यानी रेडियो एक्सेस नेटवर्क उपयोगकर्ताओं को रेडियो तरंगों के माध्यम से मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण तकनीक प्रदान करता है। साथ ही वेब पर उपलब्ध सभी प्रमुख एप्लीकेशनों को एक्सेस करने के लिए RAN एक साधन के रूप में कार्य करता है। मौजूदा RAN तकनीक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से युक्त एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में प्रदान की जाती है। इसके तहत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आपूर्ति लगभग एक ही विक्रेता द्वारा की जाती है। इसलिए इसके तहत अपनी अलग अलग इकाइयों के लिए कई विक्रेताओं को एक साथ लाना कठिन हो जाता है। साथ ही अधिकांश मामलों में अलग अलग इकाइयां एक ही आपूर्तिकर्ता से आती हैं। ORAN का उद्देश्य ऑपरेटरों को अलग अलग विक्रेताओं के घटकों को शामिल करने और एकीकरण में सक्षम बनाना है। ORAN एक से अधिक आपूर्तिकर्ताओं वाला रेडियो एक्सेस नेटवर्क समाधान निर्मित करेगा। इस तरह से ORAN मुख्यतया अपने ओपन इंटरफेस के आधार पर विक्रेता तटस्थ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग करने पर केंद्रित है। ORAN के लाभ ये होंगे कि इससे इंटेलिजेंट और प्रोग्रामेबल नेटवर्क उपलब्ध होगा, स्वामित्व संबंधी कुल लागत में कमी आएगी, स्वचालन और प्रबंधनीयता हो पाएगी, रेडियो नेटवर्क संबंधी डेटा सेंटर और इकोनॉमिक्स में लाभ मिलेगा। इसके अलावा विक्रेता संबंधी विविधता आएगी, नवाचार की क्षमता में वृद्धि होगी और बाजार की बढ़ती मांग के अनुरूप कार्य किया जा सकेगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन से संबंधित मामलों पर सलाहकार पैनल का गठन किया। पैनल के लिए जो विचार करने वाले विषय हैं उनमें शामिल है व्यावसायिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट में सुधार करना, ESG यानी कि पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन की रेटिंग प्रस्तुत करना। इसके अलावा ESG इन्वेस्टिंग पर ध्यान देना। ESG मानदंड कंपनी के परिचालन के लिए मानकों का एक समुच्चय है। इसका उपयोग सामाजिक रूप से जागरूक निवेशक संभावित निवेशों की जांच करने के लिए करते हैं। इसमें पर्यावरणीय मानदंडों के तहत इस तथ्य पर विचार किया जाता है कि कोई कंपनी प्रकृति के प्रबंधक के रूप में कैसा प्रदर्शन करती है। वहीं सामाजिक मानदंडों के तहत इस तथ्य का परीक्षण किया जाता है कि कोई कंपनी अपने परिचालन क्षेत्र में कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों और समुदायों के साथ संबंधों का प्रबंधन किस तरह से करती है। और अभिशासन यानी गवर्नेंस के तहत किसी कंपनी के नेतृत्व, लेखा परीक्षा, आंतरिक नियंत्रण और शेयर धारकों के अधिकार आदि का परीक्षण किया जाता है। ESG के लाभ ये हैं कि इससे निवेशकों को अपने निवेश संबंधी लक्ष्यों को अपने व्यक्तिगत मूल्यों और विश्वासों के अनुरूप निर्धारित करने में सहायता मिलती है। इससे बढ़ रही सतत निधियों को आकर्षित करके पूंजी की उपलब्धता में मदद मिलती है। इससे कंपनियों के कामकाज का प्रदर्शन और स्टॉक का प्रदर्शन बेहतर होता है। साथ ही इससे कंपनियों को कम लागत पर पूंजी भी उपलब्ध होती है। इसके अन्य लाभों की बात करें तो इससे ऊर्जा की खपत में कमी होती है, कर्मचारियों के उत्साह को बढ़ावा मिलता है, ये प्रतिभा को आकर्षित करता है और इससे सामाजिक विश्वसनीयता में बढ़ोतरी होती है। भारत में ESG की स्थिति की बात करें तो सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए BRSR के तहत ESG रिपोर्टिंग को शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। BRSR बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों पर लागू होगी। साथ ही BRSR की रिपोर्टिंग को वित्त वर्ष 2022-23 से अनिवार्य कर दिया गया है।
वैवाहिक बलात्कार को अपराध मानने पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने विभाजित निर्णय दिया। वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण पर दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। ये निर्णय पतियों को बचाने वाले बलात्कार कानूनों के मौजूद अपवाद को समाप्त करने की मांग वाली याचिकाओं पर दिया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में बलात्कार को परिभाषित किया गया है। इसमें आपसी सहमति संबंधी कई धारणाओं को सूचीबद्ध किया गया है। यदि इनका उल्लंघन किया जाता है तो पुरुष को बलात्कार का अपराधी माना जाएगा। हालांकि धारा 375 की अपवाद संख्या 2 वैवाहिक बलात्कार को अपराध के दायरे से बाहर करती है। इसमें कहा गया है कि किसी पुरुष का उसकी स्वयं की पत्नी के साथ लैंगिक कृत्य बलात्कार नहीं है अगर उसकी पत्नी 15 वर्ष से कम आयु की नहीं है तो। धारा 375 को वर्ष 2013 में संशोधित करके सहमति से लैंगिक संबंध बनाने की आयु को 18 वर्ष कर दिया गया था। ये संशोधन इस धारा को अन्य कानूनों के अनुरूप बनाने के लिए किया गया था। अन्य कानूनों में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बालक या बालिका माना गया है, लेकिन इसके तहत धारा 375 की अपवाद संख्या 2 में संशोधन नहीं किया गया था और इसी की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जहां पति 15 से 18 वर्ष की आयु के बीच की अपनी नाबालिग पत्नी के साथ बलात् लैंगिक संबंध बना सकता है। इस संबंध में इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अपवाद संख्या 2 का मामला जहां तक 18 साल से कम आयु की लड़की से संबंधित है तो उसे रद्द किया जा सकता है। हालांकि ये मामला वैवाहिक बलात्कार के मुद्दे से संबंधित नहीं था। साथ ही वैवाहिक बलात्कार के मामले में 15 वर्ष की जगह 18 वर्ष की शर्त को धारा 375 की अपवाद संख्या 2 में शामिल करने के लिए अभी तक कोई संशोधन नहीं किया गया है। अगली खबर रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। सेना अध्यक्ष ने कहा है कि एकीकृत युद्ध समूहों का निर्माण करने संबंधी विचार विमर्श पूर्ण हो चुका है। पश्चिमी मोर्चे पर होल्डिंग फॉर्मेशन और उत्तरी सीमाओं पर स्ट्राइक फॉर्मेशन को एकीकृत युद्ध समूहों में बदला जाएगा। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स यानी IBG कोल्ड स्टार्ट रणनीति के लिए अनिवार्य घटक है। ये रणनीति युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने पर कुछ ही दिनों में पश्चिमी सीमा पर सैनिकों की तेजी से तैनाती पर आधारित है। एकीकृत युद्ध समूह मुख्यतः ब्रिगेड आकार का त्वरित और आत्मनिर्भर लड़ाकू सैन्य दल है। ये शत्रु सेना के खिलाफ तेजी से हमला करने में सक्षम है। प्रत्येक IBG 3 T's यानी थ्रेट, खतरा, टैरन यानी क्षेत्र और टास्क यानी कार्य पर आधारित होगा और इन्हें इसी के अनुरूप संसाधन भी आवंटित किए जाएंगे। इनका आकार डिवीजन से छोटा होगा ताकि लॉजिस्टिक्स पर कम भार पड़े। IBG को उनके निर्धारित ऑपरेशन क्षेत्र के निकट स्थापित किया जाएगा ताकि वे सटीक और त्वरित कार्रवाई कर सकें। साथ ही उनकी अवस्थिति के आधार पर उन्हें तैनात करने में 12 से 24 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। IBG 2 तरह की भूमिका निभाएगा। आक्रामक भूमिका, इसमें सीमा पार ऑपरेशन शामिल है, और दूसरी है रक्षात्मक भूमिका, इसमें शत्रु के हमले का सामना करना शामिल है। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप से लाभ ये होगा कि ये 3 T's के आधार पर संसाधनों का कुशल आवंटन कर सकेंगे। IBG की संरचना खतरे की प्रकृति पर आधारित होगी और इसलिए अधिक प्रभावी प्रदर्शन के लिए सभी संभावित घटनाओं के संबंध में नियोजन और पूर्वाभ्यास संभव हो सकेगा। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। उच्चतम न्यायालय ने राजद्रोह कानून पर तात्कालिक रोक लगाई। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत लंबित आपराधिक मुकदमों और अदालती कार्रवाइयों को निलंबित कर दिया है। साथ ही न्यायालय ने केंद्र सरकार को ब्रिटिश युग के इस कानून पर पुनर्विचार करने को भी कहा है। उच्चतम न्यायालय ने ये रेखांकित किया है कि राजद्रोह कानून वर्तमान सामाजिक परिवेश के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा न्यायालय ने ये भी कहा है कि राज्य की सुरक्षा और उसके हित को नागरिकों की सिविल स्वतंत्रता के साथ संतुलित करने की जरूरत है। राजद्रोह कानून के बारे में अधिक जानकारी आप 8 और 9 मई 2022 के न्यूज टुडे के अंक में सुन सकते हैं। अगली खबर है एशियाई निर्वाचन प्राधिकरणों का संघ AAEA एसोसिएशन ऑफ आसियान इलेक्शन अथॉरिटीज भारत को वर्ष 2022 से वर्ष 2024 तक के लिए सर्वसम्मति से एशियाई निर्वाचन प्राधिकरणों के संघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। AAEA की स्थापना वर्ष 1998 में की गई थी। इसका उद्देश्य एशियाई क्षेत्र में एक गैर पक्षपातपूर्ण मंच प्रदान करना है। ये मंच सुशासन और लोकतंत्र का समर्थन करने के लिए स्वतंत्र और पारदर्शी निर्वाचनों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। भारतीय निर्वाचन आयोग AAEA के निर्वाचन प्रबंधन निकाय का संस्थापक सदस्य है।
विश्वव्यापी अभिशासन संकेतक। विश्वव्यापी अभिशासन संकेतक एक शोध डेटा सेट है। इसमें औद्योगिक और विकासशील देशों में बड़ी संख्या में उद्यमों, नागरिकों एवं विशेषज्ञ सर्वेक्षण उत्तरदाताओं द्वारा प्रदान किए गए अभिशासन की गुणवत्ता संबंधी विचारों को शामिल किया गया है। WGI यानी वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स वर्ष 1996 में अभिशासन के 6 आयामों के आधार पर 215 देशों और राज्य क्षेत्रों की रैंकिंग प्रदान करता है। और ये 6 आयाम हैं: अभिव्यक्ति और जवाबदेही, राजनीतिक स्थिरता और हिंसा या फिर आतंकवाद की अनुपस्थिति, सरकार की प्रभावशीलता, विनियामक गुणवत्ता, कानून का शासन और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। WHO ने संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण पर वैश्विक रिपोर्ट जारी की। IPC यानी इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक व्यवहारिक और साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण है। ये रोगियों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को रोके जा सकने वाले संक्रमणों से होने वाली हानि से बचाता है। इसमें हाथों की स्वच्छता के माध्यम से 70% संक्रमण को रोका जा सकता है। अभी भी 11% देशों के पास IPC कार्यक्रम या परिचालन संबंधी योजना नहीं है। IPC और जल स्वच्छता एवं साफ सफाई यानी वॉश पद्धतियों को एकीकृत करने की जरूरत है। स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश मुख्य तौर पर भारत में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए IPC यानी इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पद्धतियों को एकीकृत करते हैं। मिशन अमृत सरोवर। हाल ही में मिशन अमृत सरोवर की प्रगति संबंधी समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस मिशन का उद्देश्य आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के हिस्से के रूप में देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और जीर्णोद्धार करना है। कुल मिलाकर इससे लगभग 1 एकड़ या उससे अधिक आकार के 50,000 जलाशयों का निर्माण किया जाएगा। इस मिशन में कई मंत्रालय या विभाग शामिल हैं। इसके तहत मनरेगा, 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुदान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी विभिन्न योजनाओं पर फिर से फोकस करके राज्यों और जिलों के माध्यम से कार्य किया जाता है। इस मिशन को 15 अगस्त 2023 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उथला और गहन पारिस्थितिकीवाद। इसका सूत्रपात वर्ष 1973 में नॉर्वेजियन दार्शनिक अर्ने नेस ने किया था। इसका उद्देश्य ये इंगित करना था कि मनुष्य वास्तविकता में अन्य प्रजातियों, पारितंत्रों या प्राकृतिक प्रक्रियाओं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। प्रदूषण और संसाधनों की हानि के विरुद्ध स्वार्थपूर्ण कार्रवाई को उथला पारिस्थितिकीवाद कहा गया है। इस दर्शन के प्रतिपादक पर्यावरण के नुकसान को कम करने के उद्देश्य से विशिष्ट बदलावों के साथ हमारी वर्तमान जीवन शैली को जारी रखने में विश्वास करते हैं। गहन पारिस्थितिकीवाद का मूल सिद्धांत इस पर आधारित है कि मानवता की तरह सजीव इकाई के रूप में पर्यावरण को भी समग्र रूप से बने रहने और विकसित होने का समान अधिकार है। इसका उद्देश्य प्रकृति पर हावी होने वाली मानवीय आवश्यकता को चुनौती देना है। ये प्रकृति के वास्तविक अस्तित्व को बनाए रखने पर बल देता है। गहन पारिस्थितिकीवाद के तहत मांस की वाणिज्यिक फार्मिंग को सीमित करने, परिवहन प्रणाली को फिर से निर्धारित करने सहित हमारी जीवन शैली में व्यापक पैमाने पर बदलाव लाने की अपेक्षा की जाती है। टमाटर फ्लू। केरल में टमाटर फ्लू के मामलों का पता चला है और इस वजह से तमिलनाडु ने अपनी सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी है। टमाटर फ्लू को टमाटर बुखार भी कहा जाता है। इससे ग्रसित मनुष्य में लाल छाले उत्पन्न होने की वजह से इसका नाम टमाटर फ्लू पड़ा है। इससे 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे प्रभावित होते हैं। इस बीमारी के पीछे का सटीक कारण अभी तक पता नहीं है। ये फ्लू होने पर चकत्ते, त्वचा में जलन और निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन, तेज बुखार, शरीर में दर्द, जोड़ों में सूजन और थकान हो जाती है। इसके निवारक उपाय ये हैं कि इसमें स्वच्छता और सफाई पर विशेष ध्यान देना होगा, उचित मात्रा में जल पीना होगा, संक्रमित बच्चों के निकट संपर्क में जाने से बचना होगा। ऑपरेशन दूधी। अर्धसैनिक बल असम राइफल्स ने ऑपरेशन दूधी के जीवित सैनिकों को सम्मानित किया। ऑपरेशन दूधी को 3 मई 1991 को अंजाम दिया गया था। इसे देश में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे सफल घुसपैठ विरोधी अभियान माना जाता है। इस ऑपरेशन में असम राइफल्स की 15 सैनिकों की एक टीम ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रशिक्षित 72 आतंकियों को मार गिराया था और अन्य 13 को बंदी बना लिया था। इस टीम का नेतृत्व सूबेदार पदम बहादुर क्षेत्री ने किया था। भोजशाला। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस धार जिले में भोजशाला के स्मारक पर विवाद से संबंधित एक याचिका पर भेजे गए हैं। भोजशाला 11वीं सदी का एक स्मारक है।
इसका संरक्षण ASI द्वारा किया जाता है। परमार वंश के राजा भोज ने धार में एक महाविद्यालय की स्थापना की थी। बाद में ये भोजशाला के नाम से विख्यात हो गया था। इस भोजशाला या सरस्वती के मंदिर के अवशेष प्रसिद्ध कमल मौलाना मस्जिद में दिखाई देते हैं। इसे धारा के मुस्लिम कुलीनों ने मस्जिद में रूपांतरित करवा दिया था। रॉयल गोल्ड मेडल। भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया है। वे रॉयल गोल्ड मेडल और प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार दोनों से सम्मानित होने वाले एकमात्र भारतीय हैं। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार को अक्सर वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रॉयल गोल्ड मेडल वास्तुकला के लिए दिए जाने वाले विश्व के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। जीवन भर के कार्यों को मान्यता देते हुए इसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित किया जाता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक्स फॉर लिसनिंग।